नमस्कार, मैं स्वतंत्र पांडे, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट क्लास भी स्वतंत्र में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज आपका प्रैक्टिस सेट 3 है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सामान्य हिंदी किसी भी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। वीडियो को आप सभी लोग लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। देखिए, यूपी टीजीटी, यस टेट, यूपी टेट और आपका यूपीएसआई, वीडियो, आरओ, एआरओ, लेखपाल, टीजीटी, पीजीटी तथा सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आपके एक साथ शुरू की गई हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। लिखा है, निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, समन्वय, माधुरी। किसका संबंध आपका इलाहाबाद से है? तो जिसका संबंध आपका इलाहाबाद से है वह है कौन? हिंदी प्रदीप, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका राइट उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण आपका कानपुर से है। हिंदी प्रदीप आपका तो हो गया इलाहाबाद से। समन्वय आपका कलकत्ता से संबंधित था। और माधुरी आपका कहां से है? लखनऊ से। ठीक है, ब्राह्मण पत्रिका किसकी थी? प्रताप नारायण मिश्र की। हिंदी प्रदीप आपका बालकृष्ण भट्ट। समन्वय निराला जी का था। और माधुरी जो था प्रेमचंद्र जी का सबसे ज़्यादा पूछता है, लेकिन अगर शुरुआती बात करेंगे तो दुलारे लाल शर्मा एक, माफ कीजिएगा, दुलारे लाल भार्गव एक थे, उन्होंने इसका संपादन सबसे पहले किया था। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 में लिखा है, हिंदी का पहला पत्र है। हिंदी का पहला पत्र है उदंड मार्तंड, इतिहास विनाशक, बनारस अखबार, हरिश्चंद्र मैगजीन। कौन सा इनमें से आपका सही होगा? हिंदी का पहला पत्र पूछ रहा है। हिंदी का पहला पत्र जो है आपका वह है क्या? उदंड मार्तंड। और यह आपका चालू हुआ था कब से? 1826 से चालू हुआ था। और शुरुआत कहाँ से हुई थी? कलकत्ता से। कहाँ से? अठारह 26 ईस्वी। कहाँ से हुआ था? कलकत्ता से। ठीक है, इतिहास विनाशक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी की रचना थी। बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी की पत्रिका थी। हरिश्चंद्र मैगजीन भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का था। बढ़ते प्रश्न संख्या 3 की तरफ। पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस जातीय पत्र के संपादक थे? पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस जातीय पत्र के संपादक थे? ए ब्राह्मण, बी प्रदीप, सी प्रताप, डी क्षत्रिय। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो थे यह किसके थे? तो ये थे ब्राह्मण पत्रिका के। पहला वाला ऑप्शन जो आपका है यही आपका राइट उत्तर होगा। इसका कारण क्या है? इसके पहले जो आपका पहला प्रश्न था वहां पे हमने आपको बताया था कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो है ब्राह्मण पत्रिका के क्या थे? संपादक थे। चलिए प्रश्न संख्या 4 लिखा है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? बिहारी, रसखान, मीराबाई, तुलसीदास। बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? बिहारी, रसखान, मीराबाई और तुलसीदास। तो ये है किसका? मीराबाई का। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 5, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 13, 11, 10, 9। फिर से सुनिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 13, 11, 10, 9। तो आप लोग कंफ्यूजन में नहीं होइएगा। जब भी इस तरीके से प्रश्न मिलता है तो वर्णमाला की जो संख्या होगी वह कितनी होगी? 11 होगी। ठीक है, 13 नहीं लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, ना 10 ना तो 9। प्रश्न संख्या 6 में लिखा है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में जिसकी संख्या पूछ रहा है तो वर्णों की संख्या पूछ रहा है। टोटल 50, 44, 33 या
52। तो कितनी होगी? डी ऑप्शन आपका राइट उत्तर होगा। कौन सा? डी ऑप्शन। हिंदी वर्णमाला में वर्ण कुल संख्या कितनी होती है? तो 52 होती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। लिखा निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द हैं विशालकाय, पुष्प, कुमुदनी, पंकज। तो कौन सा होगा? डी ऑप्शन आपका राइट उत्तर होगा। कौन सा? ऑप्शन संख्या डी, पंकज। ठीक है, योग रूढ़ हमने आपको बताया था कि ये शब्द होते हैं बहुव्रीहि समास होते हैं। बहुव्रीहि समास। चलिए प्रश्न संख्या 7 हो गया। 8 की बात करते हैं। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई थी? 18, 20, 35 या 20? कितनी बताया था? श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताए थे? ये आपके सामने प्रश्न है। तो इन्होंने बताया था कितना? 20। ठीक है, आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 9 की तरफ। लिखा है उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होगा? प्रश्न संख्या 9 में पूछ रहा है उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होगा? अवमीलन, सुमेलन, अनुमीलन या निमीलन? अवमीलन, सुमेलन, अनुमीलन या निमीलन? तो इसमें आपका जो सही है वह है क्या? डी वाला ऑप्शन आपका राइट उत्तर होगा। निमीलन। उन्मीलन का क्या होगा? निमीलन होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। अनुलोम शब्द का विलोम पूछ रहा है। अनुलोम शब्द का विलोम क्या है? अवलोम, अनुलोम, प्रतिलोम या सुलोम? अनुलोम का जब भी पूछेगा आपसे कहीं पे भी पूछ ले तो क्या लगाएंगे? प्रतिलोम लगाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट उत्तर है। प्रश्न संख्या 11। गधा का तत्सम रूप कह रहा है। गधा का तत्सम रूप क्या होगा? गधा, गर्दभ, गद्रभ या गर्दभ? कौन सा उत्तर इसमें से आपका राइट होगा? 11 में कौन सा सही होगा? तो 11 में आपका जो सही होगा क्या, कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन आपका राइट उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 12। लिखा है घोटक का तद्भव रूप क्या है? अश्व, घोड़ा या तुरंग? तद्भव पूछ रहा है जो संस्कृत से चलते हुए किस में आ गए हैं? हमारे हिंदी में प्रयोग हो गए हैं। ठीक है ना, उनकी बात कर रहा है। तो है होगा, अश्व होगा या घोड़ा होगा या तुरंग होगा? तो इसमें जो आपका ऑप्शन दिख रहा है वो क्या है? सी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा? सी वाला ऑप्शन। है, अश्व और तुरंग ये तीनों क्या है? तत्सम शब्द हैं, लेकिन एक ही क्या है? तद्भव है, सी वाला। और इसके पर्यायवाची भी हैं। किसके? घोड़ा के। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। ललाट, गंगाधर, त्रिलोचन या शशधर? शंकर का पर्यायवाची क्या कर रहा है? नहीं है। ए ऑप्शन, बी, सी या तो डी ऑप्शन। तो 13 में जो है सही वह क्या है? डी, शशधर। शशधर नहीं है तो शशधर किसका पर्यायवाची है भैया? शशधर किसका पर्यायवाची है? तो चंद्रमा का है। किसका? चंद्रमा। चंद्रमा का है, शशांक का है। ठीक है, राकापति, निशाकर, मयंक, हिमांशु, मृगांक, शशि, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो शशधर के पर्यायवाची। शशधर का सबसे प्रचलित जो है वह क्या है? चंद्रमा। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा निःस्पृहा, निःस्पृह, निष्प्रेय और निष्प्रीहीन? कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन? प्रश्न संख्या 14। 14 में जो आपका सही होगा वह होगा क्या? वह होगा आपका निःस्पृह। तो ध्यान में इस चीज को रखिएगा। 14 में कौन सा है? बी वाला ऑप्शन आपका राइट उत्तर होगा। इसमें विसर्ग लगना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए बढ़ते प्रश्न संख्या 15 की तरफ। लिखा उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, सही का हमको क्या करना है? चयन करना है। उज प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल, उद प्लस ज्वल या उत प्लस ज्वल? सभी एक जैसे आपको लग रहे होंगे, लेकिन इसमें से एक ही सही होगा। वह क्या है? ऑप्शन संख्या बी आपका राइट उत्तर है। कौन सा? ऑप्शन संख्या बी। तो इसमें देखिए एक चीज ध्यान में रखिए आप, क्या कि इसमें एक नियम लगता है। यदि ता या ता कैसा हो? आधा हो, या दा के बाद जा या क्या हो? झा हो। तो ये जो ता या दा है ये अपने
कि किस पे बदल जाते हैं, ये बदल जाते हैं आधे जा में। ठीक है, तो इसी नियम से यह क्या है, उद प्लस ज्वल बन गया है। और संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। लिखा है सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है, गहरे पानी में स्नान करना, सहनशीलता की सीमा टूट जाना, अच्छी प्रकार से सिद्ध होना या डूबने से बच जाना। प्रश्न संख्या 16, सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है, गहरे पानी में स्नान करना, सहनशीलता की सीमा टूट जाना, अच्छी प्रकार से सिद्ध होना या डूबने से बच जाना। 16 में जो आपका सही होगा वह क्या है, बी वाला ऑप्शन आपका राइट उत्तर होगा, सहनशीलता की सीमा टूट जाना। चलिए 17 की बात करते हैं। लिखा है अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बात कहना, बुद्धि भ्रष्ट होना, बेफिक्र होना। कौन सा होगा, अक्ल पर जिसके पत्थर पड़ जाता है उसको क्या बोलते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उसकी क्या हो गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 18, लिखा है भूधर्व का संधि विच्छेद क्या होगा, भू प्लस ध्वा, भू प्लस ऊर्ध्वा, भू प्लस ध्वा, भू प्लस वा। तो इसमें जो आपका है वह कौन सा सही होगा, बी वाला ऑप्शन आपका राइट उत्तर होगा। और यह संधि कौन सी होगी, तो दीर्घ स्वर संधि होगा, दीर्घ स्वर संधि। नियम क्या है पता ही है, क्या लगता है नियम, यदि हर्ष आ हर्ष ई हर्ष उ के बाद समान आए या दीर्घ आए तो वो जो है किस में परिवर्तित हो जाते हैं, दीर्घा दीर्घु और दीर्घ में, और दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये कौन सी स्वर संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगा आपका। 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन आपका। चलिए 19 की बात करते हैं। लिखा है नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है, उल्लेख अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार या अतिशयोक्ति अलंकार। उल्लेख अलंकार होगा या उपमा अलंकार या रूपक अलंकार या अतिशयोक्ति अलंकार। नवल सुंदर श्याम शरीर, तो देखिए जहां पर किसी वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए वहां पे सदैव होता है क्या, उल्लेख अलंकार। जहां पर किसी वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन हो वहां पर क्या है, उल्लेख अलंकार होता है। अब यहाँ शरीर का कई अर्थों में दे रहा है, देखिए शरीर कैसा है, नवल है, शरीर कैसा है, सुंदर है, शरीर कैसा है, श्याम के रंग का है। तो यानी कि एक ही वस्तु का क्या अनेक प्रकार से वर्णन दिया, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन आपका राइट उत्तर होगा, उल्लेख अलंकार। 19 हो गया। 20 की बात करते हैं। लिखा है तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार या रूपक अलंकार। अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार या रूपक अलंकार। तो इसमें जो आपका सही होगा क्या है, ये वाला ऑप्शन अनुप्रास अलंकार होगा। पूछे कारण अनेक, एक ही वर्ड की अनेक बार क्या हुई है, आवृत्ति हुई है। देखिए ता 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 ता, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, 20 में कौन सा सही है, ए वाला ऑप्शन। प्रश्न संख्या 21, लिखा है पीताम्बर में, पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या बहुव्रीहि समास। पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है, तो पीताम्बर का समास विग्रह क्या होगा, पीला अंबर है जिसका, क्या हो जाएगा, पीला अंबर है जिसका, पीला अंबर है जिसका, यानी कि कौन सा समास हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया। अर्थात कौन, भगवान विष्णु, या कहते पीले वस्त्र वाला। तो जहां पीले वस्त्र वाला हो जाएगा वहां पे कर्मधारय हो जाएगा। ध्यान रखिए बहुव्रीहि और कर्मधारय अगर एक साथ में आते हैं तो आपको किस पे प्राथमिकता देनी है, बहुव्रीहि समास पे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 22 की बात करते हैं। लिखा है नील गाय में कौन सा समास होगा, किस में पूछा है, तो नील गाय में पूछा है कौन सा समास होगा। नील गाय, गाय कैसी है, तो नीली है। तो हमने बताया था आपको जहां पे विशेषण होगा, क्या होगा, विशेषण और प्लस संज्ञा, या फिर संज्ञा की जगह पे हमने आपको बताया था क्या, विशेष, क्या बताया था, विशेष से बताया था। तो विशेषण इसमें नील है, मतलब रंग की बात कर दिया, और संज्ञा क्या हो गई, गाय हो गई। तो गाय कैसी है, तो नीले कलर की है।
तो ये जो गाय क्या है, नीला है, तो गाय की विशेषता किससे दे रहा है, नीले शब्द से दे रहा है। नीला की विशेषता किससे, गाय से है। तो सदैव कौन सा समास हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका कर्मधारय समास। अव्यय भाव में भी हमने आपको बताया था उपसर्ग होगा, संज्ञा होगा, उपसर्ग होगा या अव्यय होगा, उसके बाद संज्ञा होगा या क्रिया विशेषण होगा। तो सदैव क्या होता है, अव्यय भाव कहलाता है। द्वंद्व का मतलब सदैव झगड़ा हो या समास विग्रह करते समय या तो या आए या तो और आए या तो अथवा आए, तो सदैव उस स्थिति में क्या होता है, उसमें द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 23 की बात करते हैं। लिखा है इनमें से कौन सा अस्थायी भाव नहीं है, पूछ रहा है, ध्यान में दीजिएगा। शोक, हर्ष, भय या उत्साह। शोक, भय या उत्साह। उत्साह किसका है, तो वीर रस का है। भय किसका है, भयानक का, भयानक रस, या ये कौन सा है, वीर रस। शोक किसका है, करुण का। अब बी वाला ऑप्शन इसमें से आपका क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है। प्रश्न संख्या 24 की बात करते हैं। लिखा है छंद कितने प्रकार के होते हैं, 1, 4, 2 या 3। 1, 4, 2 या 3। तो इसमें जो आपका उत्तर सही होगा वह कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का। पहला होता है एक मात्रिक छंद और दूसरा होता है क्या, वार्णिक छंद। वार्णिक छंद। लेकिन कुछ कुछ विद्वान एक छंद और मान लेते हैं, कौन सा, मुक्तक छंद। लेकिन अगर ऑप्शन में 2 नहीं होगा तभी 3 लगाएंगे, ठीक है ना, नहीं तो कौन सा, 2, एक मात्रिक और एक वार्णिक। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 25 की बात करते हैं। लिखा है पंछी, बाण, तारा किस शब्द के अनेकार्थी हैं, गति, मति, खगे या खंड के। किसके होंगे, गति, मति, खग या खंड। पंछी, बाण, तारा के अनेकार्थी जो हैं वो कौन से हैं, खग। सी वाला ऑप्शन आपका राइट उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 26 पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, शिक्षक, विद्यार्थी, मंत्री या महेंद्र। तो नाम आ गया ना, महेंद्र एक व्यक्ति का नाम है, तो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। डी वाला ऑप्शन इसमें से राइट होगा। शिक्षक, संपूर्ण शिक्षक जाति की बात हो रही है, तो कौन क्या होगा, शिक्षक जातिवाचक होगा। विद्यार्थी क्या होगा, जातिवाचक होगा। ठीक है। मंत्री क्या होगा, अब मंत्री कई प्रकार के होते हैं, तो ये भी क्या है, जातिवाचक। ठीक। प्रश्न संख्या 27 की बात करते हैं। लिखा है कोई बैठा है, इस वाक्य में कोई सर्वनाम है, निश्चय, निज, अनिश्चयवाचक या संबंधवाचक। निश्चयवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक या संबंधवाचक। कौन सा सही होगा, 27 में कौन सा सही होगा, कोई क्या है। अब कोई बैठा है, कौन बैठा है नहीं पता, तो क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है। सी वाला ऑप्शन आपका राइट उत्तर है। प्रश्न संख्या 28 शुद्ध वर्तनी का हमको क्या करना है, चयन करना है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। मृत्युंजय देखिए सभी पढ़ेंगे तो एक ही प्रकार से दिखेगा, लेकिन शुद्ध वर्तनी इसमें हमको देखनी। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। आपको पहला तो गलत ही है, पहला क्या है, गलत ही है, दूसरा भी गलत है, तीसरे और चौथे में कंफ्यूजन होगा। लेकिन जान लीजिए जब वर्तनी की बात करेगा तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट उत्तर होगा, लेकिन लिखा आप डी प्रकार से भी सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर वर्तनी पूछा तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 29 लिखा है 29 में हथियाना किस प्रकार की क्रिया है। हथियाना किस प्रकार की क्रिया है। हथियाना, बतियाना, लतियाना ये सदैव क्या होते हैं, नामधात क्रिया कहलाते हैं। ठीक है। अकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है, एक सकर्मक क्रियाएं 2 प्रकार की होती है, एक अकर्मक और एक सकर्मक। अब सकर्मक और अकर्मक पहचाने कैसे, क्या किसी और किसको का प्रश्न करेंगे, यदि उत्तर मिलता है तो अगर सकर्मक होगा, नहीं तो क्या होंगी, अपकर्मक होंगी। संयुक्त क्रिया क्या होती है, 2 क्रियाओं के मेल को संयुक्त क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया में होता है कि जब कोई काम किसी और से करवाया जाए, जैसे कह दिया जाए कि माँ ने नौकरानी से कपड़े धुलवाए, तो क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। ठीक है। प्रश्न संख्या 30 की बात करते हैं। 30 में लिखा है उच्चतर तुलनात्मक विशेषण की अवस्था है। उच्चतर तुलनात्मक विशेषण की अवस्था है, उत्तरावस्था, मूलावस्था या उत्तमावस्था। उच्चतर में देखिए एक तो आपका होता है
उच्चतर का तुलनात्मक विशेषण की अवस्था पूछ रहा है, तो उच्चतर का तुलनात्मक विशेषता क्या है? उत्तमा में देखिए क्या होगा और मूला में क्या होगा और उत्तरा में क्या होता है। देखिए मूला में लिखा जाएगा क्या? उच्च। क्या लिखा जाएगा? उच्च लिखा जाएगा। लेकिन जब उत्तरा की बात कर लेगा तो उत्तरा में तर जोड़ देंगे, इसी में क्या हो जाएगा? उच्चतर। और जब उत्तमावस्था की बात करता है तो इसी में तम जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए? तम। तो क्या हो जाएगा? उत्तमावस्था। तो पूछ क्या रहा है? उच्चतर तुलनात्मक विशेषण की अवस्था है, तो उच्चतर क्या होगी? उत्तरावस्था होगी। यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका राइट उत्तर होगा। कौन सा? ए वाला ऑप्शन, उत्तरावस्था। ठीक है, जैसे थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसको नेक्स्ट पेज पर। देखिए तुलनात्मक अवस्थाएं जो होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। एक होता है क्या? मूलावस्था। एक होता है आपका मूलावस्था। एक होता है आपका मूलावस्था। अब देखिए एक होता है क्या? मूलावस्था। एक होता है उत्तरावस्था और एक होता है क्या? उत्तमावस्था। जैसे अगर मूलावस्था में हमको लिखा मिल जाए क्या कि मूलावस्था में हमको लिखा मिल जाए क्या? फुंदर, तो उत्तरावस्था बनाने के लिए हमें क्या करना है? इसी में तर जोड़ दीजिए। क्या हो जाएगा? सुंदर तर। क्या हो जाएगा? सुंदर तर। अब उत्तमावस्था बनाना है तो इसी में सुंदर में तम जोड़ दीजिए। क्या हो जाएगा? सुंदरतम। तो सदैव क्या हो जाते हैं? तुलनात्मक विशेषण की अवस्थाएं होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही प्रश्न है। फिर मिलेंगे कल की क्लास में रात्रि 9 बजे। प्रतिदिन रात के 9 बजे, रात के 9 बजे मुलाकात हमारी आपकी होगी। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। पुनः मिलेंगे कल की क्लास में रात्र 9 बजे। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, धन्यवाद।